कि मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का, कि मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। तो जय हिंद साथियों, आप सभी नौजवानों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ तैयारी कर रहे होंगे मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार क्लास में, जिसमें हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो पहली क्लास के अंदर हमने क्या करे थे, 30 क्वेश्चन करे थे। 15 क्वेश्चन मैथ के लिए थे और 15 क्वेश्चन लिए थे हमने किसके, रीजनिंग के। इससे पहले मैंने आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी और आपको बताया था कि आपके पेपर को 5 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें कि एक पार्ट किसका है, जनरल साइंस का है, और एक पार्ट किसका है, जीके का है। बाकी के, ठीक है, उन दोनों को छोड़ के बाकी का पोर्शन किसका हो गया, मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है। ठीक है, तो वो पूरा पोर्शन हम कंप्लीट तो नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारी कोशिश कब तक चलती रहेगी, जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते। तो डेट नोट कर लीजिए, आपकी नोटिफिकेशन के अनुसार 12 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी क्लासेस 12 अगस्त तक रेगुलरली चलती रहेगी। डेली का आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को करेंगे, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और जो घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए, जिससे जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं, इनका बेस मैंने बनाया है 2016, 2017 और 2022 का क्वेश्चन पेपर। कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट करे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 2016 में पूछा था, 2017 में पूछा था और पिछली बार 2022 में भी उनमें से क्वेश्चन आए थे। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इतने कम समय में पूरा सिलेबस कवर नहीं हो सकता, लेकिन जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा कि हाँ पेपर में यहां से क्वेश्चन सेट होता ही होता है, तो उन सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो हो सकता है पेपर में जो मैं डेटा बता रहा हूं क्वेश्चन में वो ना मिले, लेकिन जो टाइप में क्वेश्चंस की करवा रहा हूं आपको क्लास में, वो 101% वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इसलिए क्लास को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और 12 अगस्त तक या उस अगर डेट एक्सटेंड होती है एग्जाम की, तो जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक हमारी क्लासेस चलती ही रहेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे जो बच्चे साइंस से डरते हैं उनके लिए हमने एक 1800 क्वेश्चंस की ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक के नाम से बुक निकाली है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसकी ई बुक हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। वैसे तो मार्केट में बुक भी अवेलेबल है, लेकिन बच्चों तक देखिए हर जगह बुक नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए हमने क्या करा है, उसकी ई बुक अपलोड कर दी है ऐप के ऊपर, जिसकी प्राइस रखी है मात्र 15 रुपए। तो आप जाके लगभग 1800 क्वेश्चन उसके अंदर दिए हुए हैं, जाके वो परचेज कीजिए और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, तो 2016, 2017 और 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ई बुक भी हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप जाके वो भी परचेस कर सकते हैं, उसकी भी प्राइस हमने रखी है 15 रुपए। तो आप 15 रुपए में चाहें तो क्वेश्चन बैंक, जो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक है, वो परचेस कर सकते हैं, या फिर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक है वो परचेस कर सकते हैं। दोनों भी परचेस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या फिर जो हमने ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक में जो प्रोवाइड कराए क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डेली का आपको क्विज ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है आपके लिए, जिसमें कि मैं आपको 15 क्वेश्चन कराता हूं साइंस के, और 15-15 क्वेश्चन हम करते हैं किसके, मैथ और रीजनिंग के। तो अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, अंतिम समय की तैयारी, तो उसके लिए क्या करना है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा बाकी की सारी आपकी तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ क्लास में, वो एक बार आपको सॉल्व जरूर करने हैं। ठीक है, अपने आप से एक बार मैं करवा रहा हूँ, एक बार आप खुद कर लीजिए, फिर जो मैं आपको टाइप समझा रहा हूँ अपने आप समझ में आ जाएगा। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो इनसे आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है सरलीकरण का।
तो देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है मैथ के लिए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में वी बोर्ड मास का एक नियम बताया था कि सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जिनको याद नहीं है वो पिछली क्लास जाके देखें, वहां पे मैंने आपको अच्छे से पूरा समझाया था कि वी बोर्ड मास का नियम क्या है, इसके अलावा मॉडुलस क्या होता है, इसके अलावा बार क्या होता है, वो सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली है। अब एक ही एक चीज को हर क्लास में बताऊंगा तो उससे टाइम ही खराब होगा और कुछ नहीं। तो आप क्या करिए, पिछली क्लास को जाके देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या सोल्व होता है, स्मॉल ब्रैकेट। मैंने आपको 3 टाइप के ब्रैकेट बताए थे, स्मॉल, करली और बिग। सबसे पहले कौन सा होता है, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहां से देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा हो चुका है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो देखिए, स्मॉल ब्रैकेट, अब मैंने आपको कहा था कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास का नियम लगता है कि ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस डिवाइड आ रहा है तो वो किसके अनुसार होगा, सोल्व, बोर्ड मास के नियम के अनुसार होगा। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, डिवाइड, डिवीजन सबसे पहले सोल्व होगा। तो देखिए, 6 डिवाइड बाई 2, अगर 6 में 2 का डिवाइड देते हैं तो कितना बचता है, 3 बचता है। तो यहाँ पे इन दोनों से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 9 प्लस 2 माइनस 3, तो 9 प्लस 2 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो किससे बचते हैं, 8 बचता है। कितना बचता है, 8। यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया है और स्मॉल ब्रैकेट से हमें क्या मिल चुका है, 8 मिल चुका है। तो देखिए, 9 प्लस करली ब्रैकेट 6 प्लस 7 का, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको का मतलब बताया था पिछली क्लास में क्या होता है, वो आपको याद होगा। का मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 माइनस का क्यों आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर प्लस का साइन है। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर का मतलब बता दिया था। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है, गुणा होता है। सिंपली याद रखना, जहाँ पे क्या का लिखा हुआ जाए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, वहां होता है गुणा। और का देखिए, प्लस माइनस डिवाइड, उन सबसे पहले का को सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्व होगा का। तो यहाँ पे देखिए, 9 प्लस करली ब्रैकेट 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो कितना होगा, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा 9 प्लस 21 प्लस 6 करेंगे 27, 27 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा, 19। तो ये लीजिए, 9 प्लस 19, तो 19 प्लस 9 करेंगे तो आएगा 28। तो आपका राइट आंसर आ चुका है दोस्तों। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 4th ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के लसैपै व मैसैपै का गुणनफल 48 है, दोनों संख्याओं का अंतर 8 है, संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का जो भी क्वेश्चन हो, तो मेरी माने तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व करें विकल्प की सहायता से। देखिए, सबसे जल्दी क्वेश्चन विकल्प की सहायता से सोल्व हो सकता है एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों संख्याओं का अंतर 8 है। उसने क्या बोला कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, दोनों का अगर हम गुणनफल करेंगे तो 48 होगा और उनका अंतर क्या होगा, 8 होगा। पहला ऑप्शन आप देखिए, 3 और 16 का अंतर कितना है। अगर संख्याएं पूछिए ना, तो उन दोनों का अंतर कितना होगा, संख्याओं का 8 होगा। 16 माइनस 3 करते हैं तो क्या आता है, 13। यानी कि पहला ऑप्शन आंसर कभी नहीं हो सकता। दूसरा वैसे ही नहीं हो सकता, 2 और 48 का अंतर 8 कभी नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, 10 और 3 का अंतर क्या होता है, 7 होता है। चौथा ऑप्शन आप देखोगे तो देखिए, 12 माइनस 4 करते हैं तो अंतर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और इनके लसैपै और मैसैपै का गुणनफल भी क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट देखिए विद इन 10 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आप बोले कि सर हमें तो मेथड भी जानना है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या, कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। याद रखना हमेशा ये फॉर्मूला होता है। एलसीएम और एचसीएफ, लसैपै और मैसैपै का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। अब इससे कैसे सोल्व होगा, तो देखिए, ये जो आपको दे रखा है गुणनफल लसैपै और मैसैपै का, ये दे रखा है 48। दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 8। तो मान लीजिए पहली संख्या तो मैंने मान ली x, दूसरी संख्या मैंने मान ली y। तो उसने क्या दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है 8।
तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या होगी 8 प्लस वाई होगी। तो पहली संख्या मैंने क्या रख दी x, तो x की जगह मैं क्या रखूंगा 8 प्लस वाई, और y की जगह मैं y रखूंगा। अब क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 48 इज इक्वल टू 8y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से पक्षांतर निकाल लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया। अब ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर, अब ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे 8 आए और दोनों को गुणा करने पे क्या है 48 आए, यानी कि ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं दो जिनको अगर हम ऐड करें तो क्या है प्लस का 8 आए, और अगर हम क्या करें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 48 आए। तो देखिए प्लस का तो 12y और माइनस का 4y माइनस 48 बराबर 0। अब देखिए प्लस का 12 माइनस का 4, तो प्लस का 8 आएगा जोड़ने पे, और 4 12 4 जा 48 माइनस का 48 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब इसको आगे आप सोल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप पाते हैं कि y कॉमन निकाल लिया तो हो गया y प्लस 12, यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 12। तो y प्लस 12 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि माइनस में आएगा, जबकि संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं कि y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू आ गया 4। y इज इक्वल टू क्या निकाल लिया हमने 4, y की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ पे हमने क्या रखा था, यहाँ पे रखा था कि x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, वाई की जगह 4 रख दीजिए, तो 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा 12, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी 4 और 12 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रोसीजर इसका कितना लंबा हो गया, और मैंने आपको क्या कर दिया सोल्व करा दिया किससे, ऑप्शन से। बहुत ही जल्दी हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन से। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन से सोल्व कर लीजिए या फिर जो मेथड मैंने आपको बताया है उससे सोल्व कर लीजिए। सबसे छोटा मेथड यही होता है। ठीक है, और भी मेथड होते हैं, देखिए हर क्वेश्चन एक मेथड से नहीं होता, हर क्वेश्चन 2 3 4 मेथड से होता रहता है, लेकिन आपके लिए सुटेबल कौन सा है आपको वो देखना है। सारे मेथड से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो आपके लिए सुटेबल है, कम समय में आंसर दे दे, वो आपके लिए जो करने का तरीका है वो आपके लिए इस टाइम बेस्ट है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 में हैं। यदि थैली में कुल 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, 10 पैसे के सिक्के दे रखे हैं और 5 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। अनुपात कितने में है 1:2:3 में है। ठीक है, तो हमने मूल्य निकालिया, तो 25 पैसे का एक सिक्का है तो मूल्य क्या हो जाएगा इसका 25 हो जाएगा। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 पैसे के 3 सिक्के तो कितना हो जाएगा 15। तो ये जो मूल्य आ गया ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 रुपए के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने निकाल लिया यहाँ पे सिक्कों का मूल्य क्या है, तो 25 और 15 40 और 20 60, तो ये जो 60 अनुपात है इसको x कर लीजिए 60x, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 रुपए के। अब रुपए दे रखा है, हमने मूल्य निकाला है पैसे में, तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए, ये हो गए ना 3000 पैसे हो जाएंगे। लेकिन आपको 3000 पैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके ही छोड़ दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसको काटेंगे आप तो ये आ जाएगा कितना 50 50, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ चुकी है। ठीक ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है सिक्कों की 5 पैसे के सिक्कों की, तो कितने अनुपात में 3 में, तो 3 गुणा 50 करोगे तो कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150, यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए 150 सिक्के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए एवं बी की आय का अनुपात 5:4 है। तो देखिए ये तो है ए, ये है बी, पहले उनका देखना है आय, तो वो कितना है 5:4। फिर देखना है क्या खर्च, खर्च का अनुपात क्या है 3:2 है। अब देखिए आय में से खर्च घटा देते हैं तभी तो बचत आती है। ठीक है, इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा देंगे तभी तो सेविंग आएगी। तो आय में से खर्च घटाएंगे तो यहाँ पे 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। अब देखिए वो आगे क्या बोल रहा है कि यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 1600 की बचत की तो एक ही आय है। अब एक ही आय निकालनी, तो देखिए 1600 की बचत करी बटा 2 गुणा एक ही आय क्या है 5 है, तो यहाँ से काट दीजिए 8 पंजे 40, यानी कि 4000 रुपए। क्या हो गई 4000 रुपए एक ही आय हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए कि आय में से खर्च घटाते हैं तो बचत आती है, आय में से खर्च घटाते हैं तो बचत आती है। ए और बी के आय का अनुपात था 5:4, खर्च था 3:2, तो 5 में से 3 घटाए 2 बचा, 4 में से 2 घटाए 2 बचा। फिर आगे उसने क्या बोला कि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 1600 रुपए बचाए। तो यहाँ पे बचत कितने अनुपात है 2 अनुपात, तो 1600 बटे 2
और ए की आय कितनी है 5 अनुपात गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000, जो कि ए की आय हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं के योगफल का 30%। तो पहली संख्या हमने मान ली क्या x, दूसरी संख्या मान ली y, तो दोनों के योग का 30%, तो x प्लस वाई इंटू 30% को क्या लिखते हैं 3/10, और उनके अंतर का 40% यानी कि x माइनस वाई 4/10। ये 10 से 10 घट गया, यहां से आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 4x 4y। तो यहां से देखिए क्या होगा 4x माइनस 3x इजिकल टू 3y प्लस 4y। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 7y। यहां से x बटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7:1। तो वैल्यू क्या आ गई 7/1 आ गई। अब उसने पूछा क्या था बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। तो देखिए बड़ी x है छोटी y है, तो बिल्कुल सेम अनुपात आया है हमारा 7:1। वही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी 7 है छोटी 1 है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें क्या है लैंग्वेज है, बाकी कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस लैंग्वेज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। दो संख्याओं के योगफल का 30%, तो पहली संख्या मैंने मानी x, दूसरी संख्या मान ली y, उसका 30%। अब देखिए 30%, अब बहुत से बच्चे तो इसी में कि सर 30% को 3/10 को लिखते हैं। अरे 30% को लिख सकते हैं 30/100, एक जीरो से एक जीरो काट गया भाई गुरु, तो 3/10 ही बचता है। तो x प्लस वाई गुणा 3/10 और उनके अंतर का 40% यानी कि x माइनस वाई गुणा 4/10। फिर क्या है सिंपल कैलकुलेशन है छोटी सी, 10 से 10 कट गया तो 3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4y। फिर पक्षांतर कर देंगे तो y माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और यहाँ पे 4x बड़ा है 3x है तो x जाएगा राइट हैंड साइड में। आप उल्टा भी कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे भी आप ले सकते हैं। ये नहीं मैं राइट में ले रहा हूँ लेफ्ट में ले रहा हूँ, तो आपको वैसे लेना, कैसे भी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x अपन y का जो अनुपात आ रहा है रेशो आ रहा है वो 7:1 आ रहा है, और हमसे यही पूछा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। बड़ी संख्या 7 है छोटी 1 है, तो 7:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची। अब देखिए 136 रुपए में, अब उस पर मत जाइए कि सर 136 रुपए में गाय कहाँ आएगी, भाई वो राम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम ने एक गाय 136 में बेची और इसमें उसे 15% हानि हुई। अब देखिए लॉस हो गया, लेकिन राम जी हैं, लॉस से क्या फर्क पड़ता है। तो 15% की हानि हुई, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि आपने कोई चीज 100% में खरीदी, अगर आपको 15% की हानि हो रही है यानी कि उसने आपको, आपने उस वस्तु को या उस गाय को कितने में बेचा होगा 85% में बेचा होगा, और वो 85% का मूल्य हमें कितना दे रखा है 136 रुपए दे रखा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है तदनुसार उसे 15% के लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए। अगर वो चाहता है कि मुझे 15% का लाभ हो, तो वो गाय को कितने में बेचेगा कि 100% में सर खरीदी है 15% का लाभ चाहिए, तो 115% में बेचेगा। तो उसे अब कितने में बेचनी चाहिए गाय को 115% में। तो यहां से 115% की वैल्यू हम निकालेंगे 136/85 गुणा करेंगे 115 से, कुछ नहीं काटापीटी करनी है, 17×5 = 85, 23×5 = 115, और ये होता है 17×8 = 136 होता है। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 8×3 = 24, 24 का 4 हाथ से चला गया, 2 8 2 16 और 2 18, 184 रुपए में उस गाय को वो बेचे, तो क्या हो राम को 15% का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख समझिए कि उसने 136 में बेची, 15% की हानि हुई यानी कि उसने 85% में बेची, वो 15% का लाभ कमाना चाहता है यानी कि 115% में बेचेगा। तो 115% कैसे निकालेंगे 136/85 गुणा 115, काट पीट के आंसर आ जाएगा 184। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु इसमें शामिल की जाती है तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष है। अब इसको गुणा कर लीजिए, तो 14 छिकी 84, 84 का 4 हाथ से चला गया 8, 14×3 = 42 और 8 = 50 यानी कि 504 वर्ष हो गया। अब उसने बोल रहा है कि टीचर शामिल हो गया, यानी कि अब कुल कितने हो गए, अब वो हो गए 37 हो गए, पहले 36 थे टीचर शामिल होते 37। उसने बोला है कि जो एवरेज है वो 1 से इंक्रीज हो, यानी कि पहले 14 था, अब कितना हो गया 15, 15 हो गया। अब फिर से गुणा कर लीजिए, तो 15 सत्ते 105, 105 का 5 हासिल चला गया 10, 15 × 45 और 10 = 55, अब कितना हो गया 555 वर्ष। तो 36 जनों का जो आयु का योग आ रहा था वो कितना आ रहा था 14 के औसत से 504 वर्ष,
और 37 जनों के 15 के औसत जो आ रहा है आयु का योग, वो आ रहा है 555 वर्ष। यानी कि जो टीचर शामिल हुआ है वो कितने वर्ष का होगा? बिल्कुल सिंपल है, 555 माइनस करेंगे 504 तो कितना बचेगा? 51 वर्ष। यानी कि जो टीचर, जो शिक्षक शामिल हुआ है वो कितने वर्ष का है? 51 वर्ष का है। ठीक है, कितने वर्ष का है? 51 वर्ष का है। एज सिंपल एज, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वे यही है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 संख्याओं का औसत 27 है। फिर से औसत, औसत भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 5 संख्याओं का औसत है 27। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे क्या होते हैं, ये लैंग्वेज में ही लपेटे खा जाते हैं और बोलते हैं कि हमें तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा आप, समझने का कुछ है भी नहीं। 5 संख्याएं हैं, अनुपात है 27, 5 गुणा 27 करेंगे, 27 पंजे 135। देखिए टेबल तो आपको याद होनी चाहिए, 135 हो गए। अब क्या बोल रहा है, एक संख्या निकाल दी, पहले 5 थी, एक संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी बची? 4 बची। तो औसत में 2 की कमी आ गई। पहले औसत 27 था तो 2 की कमी के बाद औसत कितना हो गया? 25 हो गया। 25 चौके कितना हो गया? 100। पहले संख्याओं का क्या आ रहा था औसत मिला के? 135, अब आ रहा है 100, यानी कि कितने कम आ रहा है? 35। तो जो संख्या निकाली वो कितनी है? 35 है। ये लो, क्या था इसमें समझने का? कुछ भी नहीं था। इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा? लेकिन देखिए लैंग्वेज का खेल है, मैथ आधे से ज्यादा लैंग्वेज के चक्कर में बदनाम है। बाकी वैसे इतनी हार्ड है नहीं मैथ, लेकिन क्या है, लैंग्वेज में ही लपट जाते हैं। वो ऐसी लैंग्वेज देता है कि बच्चे बस गश खा के गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 10,000 रुपए का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए होगा? इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, आंख बंद करके कर देना है कि कुल मूल्य क्या था? 10,000 था। उसने क्या बोला था कि सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर रुपए कितने हो जाएंगे, यानी कि मूल राशि के साथ ब्याज जोड़कर कितना हो जाएगा। तो 10,000 में पहले कितना लग रहा है? 10%, यानी कि 110/100 गुणा। अब चक्रवर्ती ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी कि 10,000 का 110%, यानी कि 10% ब्याज लगा के निकाल देंगे। इस पूरे के ऊपर 12% ब्याज लगेगा, यानी कि 112/100 होगा। आई समझ में बात? साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है 10,000, उसका ब्याज निकालेंगे 10% से, यानी कि 1,000 हो गया। तो ये जो 1,000 तो ये 10,000 मूल, कुल 11,000 पे 12% क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा दीजिए। अब इनको गुणा कर लीजिए। तो गुणा बहुत ही सिंपल है, डरना नहीं है, बहुत सिंपल गुणा है। देखिए कैसे सिंपल है, 112 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 112 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? 112 आएगा। 112 का 2 हासिल चला गया 11, हासिल कितना चला गया? 11। अब 112 एकम 112, 112 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 123, यानी कि 1 2 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12320, 12320। ठीक है, 12,320 रुपए हो जाएंगे। पहले साल 10% का वार्षिक ब्याज, दूसरे साल 12% का वार्षिक ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। नेक्स्ट देखिए, राजेश और अजय एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर दे। तो देखिए राजेश का R है प्लस अजय का है A, कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। राजेश अकेला कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। इसका आप ले लीजिए एलसीएम, 24 और 16 का एलसीएम होता है 48। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 16 या 48, दोनों की मिला के एफिशिएंसी है 3। राजेश अकेले की 24 दूना 48, एफिशिएंसी कितनी है? 2। एफिशिएंसी क्या निकालते हैं? टोटल वर्क अपॉन जो टाइम ले रहे हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं। तो देखिए 48/16 करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी है 3, 48/24 करेंगे तो राजेश की एफिशिएंसी है 2। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या कि अजय अकेला कितने दिन में करेगा। तो अजय की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, उसमें क्या कर दीजिए, कुल जो काम जो है वर्क है उसमें उसका भाग दे दीजिए एफिशिएंसी का, तो आ जाएंगे डेज। तो यहाँ पे देखिए R प्लस A, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। राजेश अकेले की कितनी है? 2 है। तो 3 - 2 करेंगे तो अजय की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। तो 48/1 करेंगे, यानी कि उसे कितना टाइम लगेगा? टोटल 48 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 48 दिन लगेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए, कभी भी अगर आपको वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दे और परिधि का अनुपात पूछे तो हमेशा उनकी जो त्रिज्या है
उसका अनुपात ही क्या होगा, उसकी परिधि का अनुपात होगा। कैसे होगा अभी मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं। तो मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 है, मान लिया हमने। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर बटा पाई R2 का स्क्वायर, और हमें दे क्या रखा है, 4:9। पाई से पाई कट गया, यहां से अगर हम R1/R2 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/9 का रूट, तो 4 का क्या होता है 2। यहां से हमने क्या निकाला कि उनकी रेडियस का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 2:3। तो वही रेशियो, ये 2:3 क्या हो जाएगा, उनकी सरकमफ्रेंस का रेशियो भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि क्या होती है वृत्त की, वो होती है 2πr। अब 2 है तो क्या हो जाएगी 2πr1 बटा 2πr2। 2 पाई से 2 पाई कट गया, यानी कि R1/R2 अल्टीमेटली परिधियों की जो अनुपात होगा वो यही होगा, जो R1/R2 होगा वही क्या होगा, उनकी परिधि का अनुपात भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं होगा। जो उनकी त्रिज्या का अनुपात है वही उनकी परिधि का अनुपात होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, होल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, तो होल की लंबाई होगी, देखिए लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से 5 मीटर अधिक, यानी कि लंबाई होगी ब्रेथ प्लस 5। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको कैसे करना है, ऑप्शन से करना है, ठीक है। कि होल का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, सबको पता है। यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी आनी चाहिए, 750 आनी चाहिए, और हमें पता है लंबाई चौड़ाई से 5 ज्यादा है। मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि हमने लंबाई मानी 15 मीटर, क्या मानी लंबाई 15 मीटर, तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी 10 मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 5 ज्यादा है। तो 15 × 10 करिए आप, 15 × 10 करेंगे तो कितना होगा 150, आ रहा कितना है 750, यानी कि ये नहीं हो सकता। सेकेंड 22.5 तो ले ही नहीं सकते, पॉइंट में तो आएगा ही नहीं। तीसरा देखिए 25, अगर आप लंबाई लेते हैं 25 तो चौड़ाई कितनी आएगी 20, 20 × 25 करेंगे तो कितना आता है 500, तो ये भी नहीं होगा, 500 भी नहीं है, 750 है। अगर आप लंबाई लेते हैं 30 मीटर तो चौड़ाई कितनी आएगी 25 मीटर, तो 25 या 75, 750 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस से आंसर निकाल लिया। देखिए फॉर्मूला लगाने की, देखिए इसका भी मेथड वही है। क्या है मेथड, आप सोल्व करोगे तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये सोल्व होगा। L इंटू बी कितना दे रखा है 750, तो ये हो जाएगा 750, और लेंथ को क्या लिखेंगे b+5 इंटू बी करेंगे। अब यहां से बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर पुट करेंगे, तो वही जो मैंने आपको करवाया था ना SPF LCM वाला, वो सेम प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। लेकिन आपको डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर मिल रहा है तो यार फिर माथाफोड़ी करनी ही क्यों। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। a+b 12 दे रखा है, ab 22 है, तो a² + b² किसके बराबर होगा, तो देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab होता है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अरे 10th से पढ़ते आ रहे हो यार, 10th से भी पहले पढ़ने लगे आजकल, तो 8th 9th में पढ़ते हुए फॉर्मूला, तो ठीक है। तो देखिए a+b, अब a+b दे रखा है 12, तो हमें करना है 12 का स्क्वायर बराबर a² + b² तो हमें फाइंड आउट ही करना है, +2 ab क्या दे रखा है 22, 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर a² + b² + 44। अब हमें निकालना क्या है, a² + b², ये निकालना है, तो 144 - 44 कर दीजिए, कितना बच गया 100। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्यूब रूट का और स्क्वायर रूट का मिक्स का क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान में रखना है क्यूब रूट होगा वो आप देखिए 3 दे रखा है ना आपको, ऐसे ऐसे क्यूब रूट दे देगा, ये 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा, ये होता है क्यूब रूट का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर आपको दिख नहीं रहा तो आपकी सुविधा के लिए हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन पहले रुकिए, इसको हटा देते हैं। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। अब ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहां से चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट में तो से 3 लिखा हुआ दे देगा, तो ये है स्क्वायर रूट। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो यहाँ पे आ गया 7। तो 722 + 7 करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 729, क्या हो जाएगा 729। 729 किसका क्यूब रूट है भाई,
729 किसका क्यूब रूट है? तो ये किसका है? 9 का। याद कर लीजिए 9 का है 729, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 16 प्लस 9 करेंगे, यहाँ पे 9 आ गया, 16 प्लस 9 कर लीजिए, 16 और 9 कितने हो गए? 25। 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 59 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो 64 किसका क्यूब रूट है? 64 क्यूब रूट है 4 का। एकमात्र ऐसा क्यूब जो संख्या जो क्या है, रूट भी है और क्यूब रूट है, वो है 64। 8 का तो रूट है और 4 का क्यूब रूट है, ठीक है। एकमात्र संख्या कौन सी है? 64 है, तो ये आ जाएगा 4। लास्ट में क्या करना है? 12 प्लस 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 12 प्लस 4 क्या हो गया? 16। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो बिल्कुल लल्लू पंजू की तरह हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। आंसर आ चुका है कितना? 4। कितना आ चुका है? 4। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना? 7। 722 प्लस 7 729, और 729 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 9। आपको 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, क्यूब याद होंगे तो क्यूब रूट अपने आप याद हो जाएंगे। तो 16 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। 59 प्लस 5 करेंगे 64। 64 किसका क्यूब रूट होता है? 4 का। 12 और प्लस 4 16। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। पूछा है कौन सी दूसरी सबसे बड़ी भिन्न है? कल मैंने आपको एक करवाया था क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा? वो एलसीएम वाला, डिफरेंस का। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। HW कल सबसे पहले यही सॉल्व करेंगे आते ही। उससे पहले कमेंट बॉक्स में देखूंगा मैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, ठीक है, होमवर्क का। अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। रीजनिंग के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। तो देखिए, यदि P का अर्थ है प्लस, P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ क्या दे रखा है? Q का अर्थ दे रखा है माइनस, R का अर्थ दे रखा है मल्टीप्लाई, और S का मतलब है इज इक्वल टू, गलत लिख दिया, ये लीजिए, S का मतलब है इज इक्वल टू। तो देखना है कि कौन सा कथन सत्य, यानी कि कौन सी इक्वेशन है जो सही है। देखिए पहली इक्वेशन देखते हैं। तो पहली इक्वेशन में क्या दे रखा है? 11। फिर दे रखा है PP का मतलब है प्लस, यानी कि 11 प्लस 7। Q का मतलब है माइनस 4। R का मतलब है मल्टीप्लाई 3। S का मतलब है इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे आप कर लीजिए कि 11 प्लस 7 माइनस 4 3 जा 12। तो 11 और 7 कितने हो गए? 11 और 7 हो गए 18। 18 माइनस 12 करेंगे, वो 0 के बराबर है क्या? नहीं है। 6 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, 11 क्यू, क्यू का मतलब है माइनस 7। आर, आर का मतलब है मल्टीप्लाई 4। एस का मतलब है इज इक्वल टू 3। पी का मतलब क्या है? प्लस 0। तो देखिए 11 माइनस 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 3। तो ये तो माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है? -17 इज नॉट इक्वल टू 3। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखिए पूरा पूरा चेक करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी नहीं है कुछ भी। 11, आर का मतलब है मल्टीप्लाई 7, एस का मतलब है इज इक्वल टू 4, पी का मतलब है प्लस 3, क्यू का मतलब है -0। तो देखिए 77, 4 और 3 7 नॉट इक्वल टू 7। तो थर्ड ऑप्शन भी राइट आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चेक करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो करके दिखाऊंगा ही, मेरा तो काम है। तो 11 एस का मतलब है इक्वल टू 7, पी मतलब प्लस 4, क्यू का मतलब है -3, आर का मतलब है मल्टीप्लाई 0। तो ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो गया। तो 11 7 प्लस 4 11, 11 इक्वल टू 11, LHS इक्वल टू RHS। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, यदि A क्रॉस B का अर्थ है, यानी कि A मल्टीप्लाई B का अर्थ क्या है? A B की माता है। A डिवाइड B का अर्थ है A B का पुत्र है। A प्लस B का अर्थ है A B का पति है। A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है। तब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्या जी? दे रखी है F प्लस K मल्टीप्लाई बाई V माइनस T में V का F से क्या संबंध है। तो देखिए एक एक को सॉल्व करते हैं, बड़ा मजा आएगा। F प्लस V, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है पति, यानी कि F K का पति है। यहाँ पे F क्या है? K का पति है। तो K और F क्या है? पति पत्नी है। F पति है प्लस
के पत्नी है माइनस। फिर है के और वी, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, माता, यानी कि के क्या है, माता है वी की। ये है क्या, माता, यानी कि ये क्या है, संतान है। पुत्र पुत्री का पता नहीं है, संतान है किसकी, के और एफ की, कौन, वी। फिर क्या दे रखा है, वी माइनस टी। माइनस का मतलब क्या है, ए बी की बहन, यानी कि वी बहन है टी की। तो हमें क्या पूछा है, वी का एफ से संबंध। तो वी क्या हो जाएगी, बहन है, मतलब ये माइनस फीमेल है, तो एफ की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। एफ की क्या हो जाएगी, वी पुत्री हो जाएगी, लेकिन इसमें पुत्र दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से चेक करते हैं। एफ प्लस के, प्लस का मतलब क्या है, पति, यानी कि एफ के का पति हो गया। के क्रॉस वी, वी का मतलब क्या है, माता, यानी कि के वी की माता है, बिल्कुल सही है। वी माइनस टी, वी माइनस टी, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है, यानी कि वी टी की बहन। हाँ हाँ बिल्कुल, वी फीमेल है तो एफ की पुत्री ही होगी, पुत्र नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ऊपर से रवि का 12वां स्थान है, राधिका रवि से 3 स्थान ऊपर है, नीचे से राधिका का कौन सा स्थान होगा। देखिए, राधिका का स्थान ज्ञात करते हैं, ये लीजिए, यहां पे मान लीजिए रवि, ये रहा, कौन सा स्थान है ऊपर से, 12वां रवि का। अब वो बोल रहा है राधिका रवि से 3 स्थान ऊपर है, 3 ऊपर है मतलब 1 2 3, 12 के बाद 11 10 9, यानी कि राधिका का स्थान ऊपर से कौन सा है, 9वां है। बिल्कुल यही जानना था हमें, बाकी तो हम खुद कर लेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, टोटल बराबर ऊपर से यानी कि टॉप, नीचे से प्लस बॉटम माइनस 1, टोटल कितने हैं 36। ऊपर से कितनी है राधिका का स्थान 9, नीचे से हमें निकालना है -1। 36 माइनस 9 में से गया 8, 36 माइनस 8 बराबर 20। तो यहाँ पे इंप्लाइज दैट कितना जाएगा, नीचे से 28 आ जाएगा। 36 में से 8 गया तो कितना बचता है, 28 बच जाता है। ठीक है जी, आगे आंसर 28 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन बनाइए आपको समझाने के लिए। वैसे देखिए, रवि का ऊपर से 12वां है, अब वो बोल रहा है कि राधिका रवि से 3 स्थान ऊपर है, यानी पहले हैं, तो 12 से 11 10 9, राधिका ऊपर से कौन से स्थान पर है, 90 पे है, फिर तो फॉर्मूले ने बाकी का सारा काम कर ही दिया। अब इसको आप लेफ्ट राइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर नीचे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे टी बराबर एल प्लस आर लिखो, -1 लिखो, या टी बराबर टी प्लस बी लिखो, -1 लिखो, वो एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। चलिए अनुक्रम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अनुक्रम जी आप छोटे हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ। तो वैसे तो मैं ये क्वेश्चन कराता हूं, वैसे नहीं वैसे, तो वैसे तो मैं क्वेश्चन कराता हूं किससे, नंबरिंग से, लेकिन देखिए यहाँ पे नंबरिंग की भी जरूरत नहीं है। सी से डी +1, डी से ई +1, ई से एफ +1, तो एफ से भी क्या होगा +1, यानी कि जी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पहला अक्षर होगा जी। चारों ऑप्शन में दे रखा है, वाह। फिर लास्ट वाला देख लीजिए, टी से यू +1, यू से वी +1, वी से डब्लू +1, तो डब्लू से भी क्या होगा +1, तो डब्लू +1 करेंगे तो एक्स, जी एक्स, पहले अल्फाबेट जी, लास्ट एक्स, तो फर्स्ट गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, यानी कि सेकंड और थर्ड में से एक आंसर होगा। बीच वाला देखिए, मिडल टर्म इंपॉर्टेंट है सर। ओ से क्यू, ओ आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे, +2 हो रहा है। क्यू से एस, क्यू आता है 17 पे, एस आता है 19 पे, +2। एस से यू, एस आता है 19 पे, यू आता है 21 पे, +2। तो 21 +2 करेंगे तो क्या आएगा 23, और 23 पे आता है डब्लू, क्या आता है डब्लू, यानी कि GWX, GWX, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। हाँ नंबरिंग, अब ये मत बोलना कि सर आप नंबरिंग छोड़ दी, नंबरिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घड़ी वाला क्वेश्चन। एक घड़ी 4:45 का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है
तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो देखिए घड़ी बनाते हैं, घड़ी के लिए लेके आते हैं गोला, गोला आ गया। अब इसमें करते हैं क्या, ये लीजिए, ये हो गया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। अब देखिए वो बोल रहा है 4:45, यानी कि मिनट वाली सुई 45 का मतलब है 9 पे होगी, फिक्स 9 पे होगी, ठीक है। और जो आपकी घंटे वाली सुई है कुल 5 की तरफ जा रही होगी, फिक्स 5 पे नहीं होगी लेकिन 5 की तरफ होगी, ठीक है। ये हो गया 4:45। अब इसमें देखिए एक डायरेक्शन पहले आप लिख लीजिए, जो एक्चुअल में होते हैं, तो ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है ऊपर उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। ये तो एक्चुअल होते हैं, इनको मैं डिब्बे में डाल देता हूं जो एक्चुअल होते हैं। अब वो बोल रहा है यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा दिखा रही है, दक्षिण दिशा दिखा रही है, यानी कि ये क्या बता रही है, ये दक्षिण होगा भाई। अगर ये दक्षिण होगा तो ये क्या होगा, ये पश्चिम होगा, ये क्या होगा, ये उत्तर होगा, और ये क्या होगा, ये पूर्व होगा। क्या होगा, पूर्व होगा। क्यों, क्योंकि उसके अनुसार हमें देखिए क्वेश्चन के अनुसार चीजें माननी है, हमारे अनुसार नहीं चलानी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार उसने क्या बोला कि मिनट वाली सुई क्या बता रही है, दक्षिण दिशा बता रही है, तो मान लिया दक्षिण दिशा बता रही है। तो घंटे वाली सुई कौन सी दिशा बताएगी, तो देखिए ये रही घंटे वाली सुई, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो क्या बताएगी, उत्तर पूर्व। क्या बताएगी घंटे वाली सुई, उत्तर पूर्व बताएगी। और एक्चुअल में क्या है, वो है दक्षिण पूर्व। एक्चुअल में तो दक्षिण पूर्व है, लेकिन दक्षिण पूर्व नहीं लगाना है आपको। जो उसने कंडीशन दी है ना कि मिनट वाली दक्षिण बता रही है, उसके अनुसार डायरेक्शन सेट करके आंसर बताना है, तो उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले को आप देखोगे तो 5, 2 और 8, 5 दूना 10, 10 इंटू 8 80, बटा 2 करते ही 40, यानी कि क्या हो रहा है 5 गुना 2 गुणा 8। इस पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो कितना आ रहा है 10, 80 बटा 2 करेंगे तो क्या आ रहा है 40 आ रहा है। सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले को देखेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3, इसको भी डिवाइड कर दीजिए 2 से, 5 चौक 20 या 60, 60 बटा 2 करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। सेम टू सेम थर्ड वाले में करेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2, 20, 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10, वही क्या है आपका राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर है, क्या है 10, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए क्या दे रखा है हमें 11, 132। आप क्या करिए 11 का स्क्वायर और प्लस 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, प्लस 11 करते हैं तो क्या आता है 132। यानी कि जो पहला नंबर दे रखा है पेयर में उसका स्क्वायर करके वही संख्या जोड़े तो नेक्स्ट हमें मिल रहा है। पहला ऑप्शन देखिए 10 और 100, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस 10 करेंगे तो 110 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए 9 का स्क्वायर 81, प्लस 9 करेंगे तो 90, बिल्कुल ये वाला सेम है। क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर प्लस 9 हो रहा है, जो कि क्या होता है 90 होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से लॉजिक है। फिर देखिए अब क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्शन और डिस्टेंस का, तो मैप तैयार कर लीजिए। मैप नहीं भूलना है आपको, मैप बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शारदा ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। तो ये लीजिए शारदा जी यहाँ पे है, ये आरंभ है। किधर चलना गया, दक्षिण, दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ। उस वाले को, पीछे वाले क्वेश्चन को भूल जाओ, अब दक्षिण आप कहीं और लगा दो। पीछे वाला क्वेश्चन भूल जाना है। दक्षिण की ओर कितनी चली 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद में 2 बार अपनी बाईं ओर घूमिए। बाईं ओर का मैंने बार बार आपको बताया है, बाईं ओर का मतलब है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। देखिए घड़ी की सुई हमेशा दाएं दिशा में घूमती है, ठीक है, वो याद कर लेना है। तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो यहां से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा हो जाएगी कौन सी, ये वाली।
तो 2 बार, एक बार तो हो गई ये, तो ये हो गया 15 मीटर, हर बार 15 मीटर चली है। फिर घड़ी की सुई किधर जाएगी, नीचे की तरफ, तो वो होगा दाएं, हमें चलना है बाएं, यानी कि हम जाएंगे किधर, ऊपर की तरफ। राधिका जी, हम नहीं, राधिका जी ऊपर की तरफ गई, ये 15 मीटर और चल गई, यानी कि वो अब वे अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, वह किस दिशा में है। तो देखिए बिल्कुल 15 मीटर तो दूरी है, ये जो दूरी है कितनी है, ये 15 मीटर। और दिशा कौन सी है, ये आरंभ है, ये अंत है, पूर्व दिशा है, तो 15 मीटर पूर्व की तरफ है। ठीक है, आरंभ स्थल से या प्रारंभिक स्थल से कितनी है, 15 मीटर पूर्व की तरफ है। बहुत ही सिंपल और प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वेन आरेख शाकाहारी बाघ व पशु के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो गया पशु। अब पशु के अंदर शाकाहारी और बाघ दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा शाकाहारी, इसको मान लीजिए आप क्या, बाघ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्यों, क्योंकि देखिए पशु क्या होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, और बाघ तो पशु होता ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो वेन आरेख है वो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 व 2 दिए गए हैं। यदि दिए गए कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल न रखने वाले हों तो भी आप उन दोनों को सत्य समझे और ये बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है। आपको अपना माइंड नहीं लगाना है, कथन में बोल दिया उसे 100% ट्रू मानना है। तो कुछ किताबें पेंसिल हैं, क्या बोल रहा है, कुछ किताबें पेंसिल हो, तो देखिए शेप डाल लेते हैं। तो 3, ये तो है मुख्य आरेख के लिए, 1 2, ये 3 है संभावित आरेख के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कुछ किताबें पेंसिल है, तो ये ले लीजिए, ये किताब और पेंसिल हो गई। ठीक है, इसको मान लीजिए किताब, और ये है पेंसिल। फिर बोल रहा है कुछ पेंसिल घास हैं, कुछ पेंसिल क्या है, घास हैं, तो ये ले लीजिए, ये घास हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो ये लगा दीजिए, और ये क्या है, घास। ये तो है मुख्य आरेख। अब बनाते हैं संभावित आरेख। तो देखिए एक ये संभावित आरेख हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है किताब, ये है पेंसिल, और ये है घास। ठीक है, क्योंकि हमें बोला है मुख्य आरेख में कि कुछ किताबें पेंसिल हैं और कुछ पेंसिलें घास हैं, लेकिन संभावना तो ये भी है कि कुछ किताबें पेंसिल हो सकती हैं, कुछ किताबें घास हो सकती हैं, कुछ पेंसिल किताबें हो सकती हैं, कुछ पेंसिल घास हो सकती हैं, कुछ घास पेंसिल हो सकती है, कुछ किताबें पेंसिल हो सकती हैं, और कुछ किताबें घास हो सकती हैं। तो ये क्या हो गया, संभावित आरेख है। ठीक है, क्या है, संभावित आरेख। ये क्या है, मुख्य आरेख। अब हमें देखना है निष्कर्ष। तो देखिए निष्कर्ष हमेशा वही सही होता है जो संभावित आरेख और मुख्य आरेख दोनों में सही हो, हमेशा वही सत्य होगा। ठीक है, तो सभी पेंसिल किताब हैं तो वो तो कभी सही नहीं होगा, क्योंकि सभी वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ किताबें घास हैं, तो आप मुख्य आरेख को देखेंगे तो किताब और घास में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। तो अगर मुख्य आरेख में गलत हो गया तो संभावित आरेख में सही होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में सही होना चाहिए। तो दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे या असत्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, तो माणिक्य का रंग कौन सा होता है। तो माणिक्य होता है लाल रंग का, मणि होती है ना, वो होता है लाल रंग का, माणिक्य होता है लाल रंग का। और लाल को क्या कहा जा रहा है, नीला। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए क्रम के अनुसार लिखें, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। तो एन पहले सब में आ रहा है, फिर सेकंड अल्फाबेट देखिए ई सब में आ रहा है, थर्ड अल्फाबेट सी भी सब में कॉमन है, फोर्थ आर भी सब में कॉमन है, फिफ्थ ओ भी सब में कॉमन है। फिर देखिए ओ के बाद पहले में आ रहा है एल, दूसरे में आ रहा है एम, तीसरे में आ रहा है पी, चौथे में आ रहा है पी। तो सबसे पहले क्या आता है, एल आता है अल्फाबेट के अनुसार, यानी कि पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट। कौन सा आएगा, फर्स्ट। फिर एल के बाद क्या आता है, एम, यानी कि आता है सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड ये ऑर्डर होगा, यानी कि पहले और दूसरे में से एक आंसर होगा।
फिर तीसरे चौथे को कंपेयर करते हैं तो देखिए दोनों में फिफ्थ वर्ड क्या है अल्फाबेट, सिक्स अल्फाबेट क्या है पी है, पी के बाद थर्ड में क्या आ रहा है ओ आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है एच, तो बिल्कुल एच पहले आता है तो पहले आएगा फोर्थ, फिर आएगा थर्ड, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 4 3, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुने जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है। आपको ऐसा वर्ड निकालना है जो ये जो हमें दे रखा है ना मर्चेंडाइज, ये इससे ना बने, तो देखिए मैश, डाइस, चार्म और चेंज, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन देखिए चेंज, चेंज में क्या आ रहा है जी, आपको इस अक्षर के अंदर कहीं पे भी जी दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा, जबकि इसमें जी आ रहा है, तो फोर्थ जो ऑप्शन में जो चेंज दे रखा है वो इससे नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन, कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसे ओके, ये जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये हमें दिख रहा है थर्ड ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक पासे की तीन स्थिति दी गई है, अब बताइए कि संख्या तीन के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। आप देखिए तीन के विपरीत कौन सी संख्या नहीं आ सकती है, तो तीन के विपरीत देखिए कौन सी नहीं आ सकती है, तो तीन के विपरीत एक नहीं आ सकता, दो नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि वो दिख रहे हैं। तीन के विपरीत पांच नहीं आ सकती, तीन के विपरीत चार नहीं आ सकता, और सिर्फ एक संख्या बचती है छह, क्योंकि देखिए तीन के साथ दो दिख रहा है, चार दिख रहा है, इसके विपरीत आएगा वो हमें दिखेगा नहीं। तीन के साथ एक दिख रहा है, पांच दिख रहा है, तीन के साथ एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, यानी कि तीन के साथ एक दो चार पांच नहीं आ सकते, तो सिर्फ एक संख्या बची है कौन सी, छह, तो तीन के विपरीत क्या आएगा, छह आएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी। एक बार फिर से होमवर्क का क्वेश्चन आपको बता देता हूं, वो क्वेश्चन आपको करना ही करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कमेंट करके। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था, आपको बताना है इसमें कि कौन सी दूसरी सबसे बड़ी भिन्न है। तो ये हमारी क्लास थी, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट है। जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, जो टाइप्स मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब तैयारी कर लीजिए वर्दी पे सितारे लगाने की, बाकी सारी चीजों को भूल जाइए, क्योंकि देखिए समय कम है। तो इसके लिए दो लाइनें हैं कि मुश्किलों से कह दो यूं उलझा ना करे हमसे, कि इन मुश्किलों को कह दो कि यूं उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो समय कम हुआ तो क्या हुआ, हमें अपनी तैयारी को पूरे जोश और जुनून के साथ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक इन क्वेश्चंस की तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।